रेडिएशन पोल्यूशन की या रेडियो एक्टिविटी की। रेडिएशन पोल्यूशन इसमें कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो रेज भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। सो हम इसे डिफाइन करेंगे, दैट इज़ द रिलीज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स इनटू द एयर, wind or land, air, water or land as a result of the human activities। ये सबसे डेंजरस है ह्यूमन हिस्ट्री में, जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो इसी रेडिएशन पोल्यूशन ने किया है, जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर था। इसमें ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर ही कोई 76-79 ऑलमोस्ट 80,000 पीपल जो हैं वो डाई हुए थे। ये जो हिरोशिमा नागासाकी जो ब्लास्टिंग थी वहाँ पे। So this is the most dangerous than any other type of the pollution on the planet, and it is denoted by the trefoil symbol। ये यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे ये सिंबल है, इससे ये इसको इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं कि ये एज अ वार्निंग साइन है यहाँ पे। एंड द रेडिएक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिकेज पर यूनिट टाइम। ये सैम्पल्स में भी बेटा डिस्टिंक्शन होती है। या आप ट्रैफिक सिग्नल्स भी देखते हैं तो इसमें कुछ जो है वो सर्कुलर होते हैं और कुछ जो है वो ट्रायंगुलर शेप होते हैं। इनमें डिस्टिंक्शन अगर आप ट्रैफिक रूल्स को देखें तो जो ट्रायंगुलर होते हैं उनका मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो सर्कुलर होते हैं आप उनको जो है वो आपने उन्हें कीप इन माइंड रखना है, देखना है, उनको इग्नोर नहीं करना, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना ये इंपॉर्टेंट होता है जिनको ट्रायंगुलर शेप से इंडिकेट किया जाता है। तो ये ट्राइफोलर जो साइन है विद इन द ट्रायंगल, इट शो दैट दिस वन कंसिडरिंग दिस वन साइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ये भी आप जो है एक डिस्टिंक्शन याद रखिएगा। ट्रैफिक रूल्स में भी ऐसा ही होता है। अगर इसकी फर्दर डिवीजन में देखें तो हमारे पास है कॉन्टीन्यूस पोल्यूशन, एक्सीडेंटल पोल्यूशन एंड ओकेजनल पोल्यूशन। कॉन्टीन्यूस पोल्यूशन, अब वो जो माइनर यूरेनियम माइंस के अंदर काम कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, या लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो पर्सन जो उनका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपोज्ड कॉन्टीन्यूसली टू दैट टाइप ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन, इसलिए इस एक्सपोजर को कहते हैं कॉन्टीन्यूस पोल्यूशन। एक्सीडेंटल पोल्यूशन, अगर यहीं पे कहीं इसी जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है या कोई भी एरिया है जहाँ पे ये रेडिएशन में क्या होता है कि इसमें लीकेज हो जाती है, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू द रेडिएशन, जिसमें इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, रेडिएशन लीक हो सकती है, या अगर आपका प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है, जो आपके ग्लव्स हैं, जो आपने शील्ड पहनी हुई है, उसके अंदर कहीं फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये जो है वो पोल्यूशन आपको जो है वो डेंजर आपके लिए डेंजरस हो सकती है, तो इसको कहते हैं एक्सीडेंटल पोल्यूशन। ओकेजनल पोल्यूशन, जो कभी कभी अगर इस एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिससे रेडिएशन निकलती है, तो इस तरह का जो एक्सपोजर होता है उसको कहते हैं ओकेजनल पोल्यूशन। कुछ टर्म्स है जिसको देखना इसमें फर्दर डिटेल में जाने से पहले ज़रूरी है, दैट इज द रेडियोएक्टिव डिके। अनस्टेबल आइसोटोप्स टेंड टू ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्टेबल स्टेट। ये रेडिएशन इसलिए एमिट करते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। जो मेटल्स होते हैं उनमें भी आयंस की अपटेक या जो आयन का रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज आयन बनने के लिए, वो इस वजह से ही होता है कि वो अपने जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको कंप्लीट रखना चाहते हैं। अगर उनके पास एक्स्ट्रा होगा तो वो उसको लूज़ कर देते हैं, और अगर उनके पास डेफिशिएंसी होगी तो वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, उनको ऑब्टेन करते हैं, किसी से गेन करते हैं। इसी तरह से जो स्टेबिलिटी होती है, इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो भी रेडिएशन को एमिट करते हैं। इस तरह से जो रेडिएशन एमिट होती है इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके। फिर हमारे पास टर्म है रेडियोएक्टिव वेस्ट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस। कोई भी हम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे जब हम जो है वो उससे एनर्जी लेते रहते हैं, और जब वो एनर्जी देने के काबिल नहीं रहते वो वाली चीज़ तो हमारे पास, तो हम उसको न्यूक्लियर वेस्ट के तौर पर उसे जो वेस्ट कर देते हैं या डंप कर देते हैं, तो इस तरह इसको कहते हैं रेडियोएक्टिव वेस्ट। फॉल आउट, रेडियोएक्टिव वेस्ट जो होता है वो जब उसे स्प्रेड करते हैं तो उससे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो होता है वो पैदा होती है, और दिस रेडिएशन इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड द फॉल आउट।
लाइक न्यूक्लियर अटैक जब हुआ हिरोशिमा नागासाकी में, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो थी वो ऑलमोस्ट 12 to 25 किलोमीटर के रेडियाई में जो फैल गई। तो इस जो रेडिएशन रेडियोएक्टिव वेस्ट जो फैल गया इस रेडियाई के एक सर्कल में, इसको कहते हैं फॉल आउट। रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन, that is the deposition or presence of radioactive substances on the surface or within the solid, liquid, gas or human body where their presence is undesirable। तो इस तरह से ये कंटेमिनेशन, और ये जो कंटेमिनेशन होती है that give rise to the radiation। अगर इसमें टाइप्स में देखें तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये वो वाली रेडिएशन जो होती है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, और ये रेडिएशन जो होती है वो लार्जर वेवलेंथ की होती हैं। लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी, इस वजह से इनमें जो है वो एनर्जी या पावर या डिकेइंग पावर इसमें कम होगी, इस वजह से इनको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। दैट इज़ रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन ये वो वाली रेडिएशन जो कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी, लेकिन ये हाईली एनर्जाइजिंग होगी, और ये जो है वो आयोनाइज कर सकती हैं किसी भी चीज़ को, इसलिए इनको कहते हैं कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। दे कैन कॉज अदर आइटम्स टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको भी ये आयोनाइज कर सकती हैं, आयन्स में चेंज कर सकती हैं, इसलिए इनको कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। एंड दे कैन डैमेज बायोमॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, और ये कैंसर और इवन डेथ भी कॉज कर सकती है। लाइक अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, या फिर रेज में हमारे पास गैमा रेज हैं। ये शॉर्टर वेवलेंथ की हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस या फिर पार्टिकल हैं जिनको आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये आयन जो है फिशन और फ्यूजन से ये रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, और ये रेडिएशन जो होती है ये सेल के जो है वो डिके करेंगी, फिर यही जो है वो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक एसिड होगा उसकी ब्रेक डाउन करेंगी, म्यूटेशन काज करेंगी, या फिर जो है वो कैंसरस सेल, जो ऐसे सेल जो आउट ग्रोथ हो जाते हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद से ये ट्यूमर के फॉर्म में भी रिजल्टेड होते हैं। सो यूरेनियम आइटम ब्रेक इनटू द स्मॉलर एटम्स एंड इसकी जो इस तरह की ब्रेकेज है उसको कहते हैं फिशन, एंड सच एंटर द ह्यूमन सेल, और फिर ये स्ट्राइक करती है न्यूक्लियस से एंड डैमेज उसके डीएनए को भी डैमेज करते हैं, और फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन से ये ऐसे आउटग्रोथ प्रोड्यूस होते हैं जिसको कैंसर कहते हैं। ये यहाँ पे ये स्लाइड ये शो कर रही है कि ये रेडिएक्टिव मटेरियल जो रेडिएशन जो होती हैं ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी का पार्ट बनती है, या फिर ये एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर का पार्ट बनती है जिसको फॉल आउट कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये यूरेनियम माइनिंग है। ये यूरेनियम माइनिंग से जब इसका जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे वाटर बॉडी के अंदर आएगा, और फिर ये वाटर बॉडी या पॉन्ड से ये इस रिवर के अंदर या फिर ओशन के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से ये जो फिश यहाँ पे फीड कर रही है फिश की बॉडी का पार्ट बन जाएगा, और इस फिश को जब ह्यूमन ले लेंगे अपने खा लेंगे उसे, तो ये उनकी बॉडी का पार्ट और अल्टीमेटली ये फूड चेन में चला जाएगा, या फिर ये टू द एटमॉस्फेयर जिसे फॉल आउट भी कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अगर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये रेन वाटर के साथ दोबारा ये सॉइल में आएगा, तो ये सॉइल को या ग्राउंड वाटर को, अगर ये सीपेज और लीकेज से ग्राउंड वाटर में चला जाता है तो ये वहाँ पे उसको जो है वो ये पोल्यूट करेगा विद द रेडिएशन। और अगर ये सॉइल में होगा तो सॉइल से ये ग्रास या प्रोड्यूस होंगे, ये उनके अंदर चला जाएगा, और प्रोड्यूसर से ये जो है ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हर्बीवोर्स के अंदर चला जाएगा, और फिर हर्बीवोर के अगर ह्यूमन फीड करेगा तो इस तरह से ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाता है। सो ये सारी पिक्चर ये शो करती है कि हाउ न्यूक्लियर रेडिएशन मूव थ्रू द एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके डिफरेंट सोर्सेज में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर वेपन जो प्रोड्यूस करते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की पिक्चर है यहाँ पे। न्यूक्लियर वेपन और फिर उनके ब्लास्ट से ये रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है, ये भी सोर्स है इनका। न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं, डेफिनेटली ये वेपन प्रोड्यूस करते हैं तो इससे पहले इसकी टेस्टिंग होती है, इसको लॉन्च करने से पहले कि ये जो है वो इसकी एफिशिएंसी कितनी है और ये कितनी डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, अगर न्यूक्लियर वेस्ट को कहीं से ले जाए, क्योंकि ये रेडिएशन है ये तो प्रोड्यूस होती रहती है, ये मटेरियल तो है नहीं कि इसकी लीकेज को या उसको हम रोक सकते हैं, तो इससे ये इसके जब इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो फिर ये भी इससे जो वो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। या फिर यूरेनियम माइनिंग से जब इसकी माइनिंग करते हैं, लास्ट पिक्चर में हमने देखा कि इसमें जो वो किस तरह से माइनिंग से ये एटमॉस्फेयर के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर आ रहा है। इसमें यूरेनियम 35 है और यूरेनियम 38 भी है,
और प्लूटोनियम जो है वो 239, ये इनके मासेस दिखे हुए यहाँ पे। रिफाइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ये यूरेनियम माइनिंग दिखाएगी, यहाँ से इसकी माइनिंग हो रही है। रिफाइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, अगर इनको रिफाइन कर रहे हैं, उनसे कुछ और प्रोडक्ट बनाना है या कुछ आइसोटोप्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये भी बताया कि इसे मेडिसिनल यूज़ करेंगे, इसे मेडिसिनली प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल सोर्सेज इसके कुछ, ब्रीदिंग ऑफ रेडॉन गैस, यहाँ पे अगर हम ये अर्थ क्रस्ट से ये कुछ गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं और उन गैसेज के उन्हीं एटमॉस्फेयर में अगर हम जो है वो ब्रीथ करेंगे तो वो हमारे इंजेक्शन से हमारे बॉडी का पार्ट बन जाएंगी। रेडियो एक्टिव मटेरियल अर्थ क्रस्ट के अंदर है, ये भी इसमें बारे में बात हो चुकी है। कॉस्मिक रेज कंटेनिंग हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स रीच अर्थ सरफेस, और अगर वो आ गए तो वो हमारे स्किन इरिटेशन और कैंसर काज करेंगे। रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स इन द एटमॉस्फेयर कैन बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल एमिटिंग एनर्जेटिक रेडिएशन, जिसके हमने जो वो फिशन का नाम दिया था। या फिर कोल ऐश है, ये एक स्पेसिफिकली जो है वो डर्टी कोल है जिससे जो है वो रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये नेचुरल सोर्स डिफरेंट दिखाए गए हैं कि सोलर रेडिएशन से, कॉस्मिक रेडिएशन से, एंड ये रेडॉन है और ये पोटाशियम है। इसके अलावा बेरिलियम, कार्बन, इनके भी डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी, प्लूटोनियम, और ये इससे चीज़ें जो है इससे रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसके मैन मेड सोर्सेज में न्यूक्लियर वेपन्स है। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड रेडिएशन पोल्यूशन जनरेटेड इन मिड 19th में वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी जब ये बम ब्लास्ट किए गए थे। एंड डी कमिंसिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, इनको जब ये न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं इनको इस तरह से नहीं रखा जाता कि ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ उस तरह वक्त होते हैं, इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट के अंदर रखते हैं। ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर है, इसका ये हेड है, यहाँ इसका ये टेल है, यहाँ पे इसका ये फ्यूल है, यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने, न्यूक्लियर जो सब्सटेंस है उसको कैरी करने के लिए इसका ये चैम्बर है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे होता है, इसको जो है वो इसके अंदर जोड़ते हैं या फिर इसके अंदर जो है इसको स्प्लिट करते हैं, अलग करके रख देते हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑन एन एमरजेंसी बेसिस तो फिर इसको दोबारा से जोड़ते हैं। और ये बिल्कुल भी इतनी एमरजेंसी में नहीं होता कि इसे जो है वो फट से जो है वो इसमें बटन एक प्रेस किया जाए और ये एटम बम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो इट टेक ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट कि इसको जो है वो इससे पहले प्रिपेयर किया जाए। इसको बिल्कुल ऐसे जोड़ के नहीं रखते, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कंबाइन करते हैं। हेड, टेल है, इसका फ्यूल चैम्बर है और इसका रेडियो एक्टिव मटेरियल कैरी करने वाला चैम्बर है, तो इसको सबको अलग रखते हैं ऐसे। ये आपको पार्ट भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसको ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट लगते हैं इसको स्पीडी जितना भी प्रोसेस किया जाए इसको ऐसे जोड़ने में, लॉन्च करने में। तो इससे जो है वो इससे भी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्प्लिट किया हुआ है, तो इसको डीकमेंसिंग या कमेंसिंग करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो इससे भी रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द लार्ज नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स जनरेटेड इन द एटमॉस्फेयर एंड दीज contaminate soil, water, and they also contaminate the soil with the rain, and finally these enter the food chain। इसे हम पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं। माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, अगर ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है, मैन मेड सोर्सेज में आ जाता है कि हम यूरेनियम को या फॉस्फेट माइनिंग करते हैं तो इससे अल्फा पार्टिकल्स जो वो जनरेट होते हैं। ये लो रिस्क होते हैं अनलेस इंजेस्टेड, जब तक इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर नहीं होंगे तो इससे अदरवाइज इससे कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होते। रेडियो एक्टिव वेस्ट, इट कांट बी डिग्रेडेड आर ट्रीटेड बायोलॉजिकल और केमिकली, इसको डिग्रेड या ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिस्पोज करना पड़ता है, डंप करना पड़ता है, और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। कुछ कंट्री ऐसे करते हैं, क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि दे डंप देयर वेस्ट इन द ओशन नियर द अदर कंट्रीज़, ताकि ये जो है वो उनका कंट्रीज़ के एक्सपोजर से, इनके रेडिएशन से जो वो कम से कम इफ़ेक्ट, और ये दूसरे कंट्री में कुछ में ऐसी कंट्री में भी होता है कि ये बाय कर लेते हैं डिफरेंट पुअर कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से लैंड, और अपना जो ये वेस्ट है वो वहाँ पे डंप करते हैं। जैसे हम भी कॉमनली देख रहे हैं कि अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो खाली प्लॉट होता है साथ में उसमें अपने घर का कचरा जो है वो किचन वेस्ट उसके अंदर होता है, वॉशरूम वेस्ट भी उसके अंदर फेंक देते हैं। इसी तरह से ये भी क्या करते हैं, जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं उनसे ये जो है वो बाय कर लेते हैं लैंड, और अपना सारा कचरा, अपना सारा ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वहाँ पर डंप करते हैं।
लेकिन वो भी रेडिएशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। मेडिकल वेस्ट, ये मैंने शुरू में बताया था कि इसमें जो यूज़ है उसमें मेडिसिनल यूज़ भी है इसका, जिससे हम डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं और डेफिनेटली यूज़ करने के बाद उनको जब डिस्पोज करते हैं, जब उनको फेंकते हैं, तो ये ट्रीटमेंट से या डायग्नोस्टिक में जो यूज़ हुए हैं तो उससे भी जो है वो डिके होता रहता है, शॉर्टर टाइम के लिए उनके पास उनसे डिके होता है और उसके बाद जो है वो उनको नॉर्मली जो वो डिस्पोज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल के तौर पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट, दे emit रेडिएशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एक्सेप्ट एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंटल कोई लीकेज होगी तो उससे होता है, अदरवाइज वो सारे का सारा प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे ये 2 इंसिडेंट दिखाए गए हैं। अभी ये चर्नोबिल इंसिडेंट है जो कि यूएसएसआर में यानी सोवियत यूनियन में या रशियन से कह सकते हैं, दैट वाज ऑन 26 अप्रैल 1986 में हुआ था ये। या फिर ये फुकुशिमा जापान में ये रिसेंट हुआ है 11 मार्च 2011 में, और इससे भी जो वो एक्सीडेंटल लीकेज की वजह से ये इसमें ये हुआ कि अर्थक्वेक की वजह से इसके जो है 2-3 पार्ट जो हैं वो चैम्बर जो हैं वो उनसे रेडिएक्टिव जो है वो मटेरियल लीकेज होना शुरू हो गई। मेडिसिनली ये सिटी स्कैन में, एक्सरे में या न्यूक्लियर कुछ मेडिसिन होती हैं, आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, तो उनसे ये रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये आज की ही, बिल्कुल आज की ही ये न्यूज़ है। अभी मैं इसे देख रहा था, ये जो चर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था 1986 के अंदर 26 मार्च में, उससे अभी भी जो है वो लीकेज और रेडिएशन से इशू होता है। तो ये अभी की ये न्यूज़ मैंने ये शेयर की है, ये देखें यहाँ पे ये एक्सप्रेस की है। एंड चर्नोबिल रिएक्टर के मरकज़ी हिस्से की बाक़ियात से ताबकार न्यूट्रॉन्स के अखराज में एक बार फिर तशवीशनाक इजाफा हो चुका है। तो इससे अभी भी जो है ये रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये मैंने ये स्क्रीनशॉट उसी न्यूज़ का जो है ना यहाँ पे लगाया, और ये बिल्कुल आज ही की ये न्यूज़ है। तो इसका मतलब है कि ये अभी शुरू में ही पहली स्लाइड में ही बात हुई थी कि ये सबसे जो है वो डेंजरस पोल्यूशन की टाइप्स में से है, क्योंकि इससे जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो इफ़ेक्ट होती रहती है ह्यूमैनिटी। मैन मेड सोर्सेज में रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम मेडिसिनली या इसमें यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक में यूज़ करते हैं। दीज रेडियो आइसोटोप्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, एंड इफ़ नॉट प्रॉपरली इनको हैंडल नहीं करेंगे तो ये भी रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे। टेलीविजन सेट्स जो होते हैं उनसे भी रेडिएशन निकलती हैं, इसलिए जो उनसे हमें जो है स्पेसिफिक एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे उनसे रह के जो है वो इनको यूज़ करना चाहिए। अभी बार बार इसमें वर्ड यूज़ होता है फिशन और फ्यूजन। फिशन का मतलब है हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे एक लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर 2 मॉलिक्यूल्स और मल्टीपल्स के अंदर, या फ्यूजन मतलब फ्यूज़ होना है, जुड़ना है, दैट इज़ 2 स्मॉलर पार्टिकल कंबाइंड टू फॉर्म द लार्जर 1 मॉलिक्यूल। तो ये इसको कहते हैं फ्यूजन। अभी जो सोर्सेज बात कर रहे थे इसमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ मैन मेड हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अगर बैकग्राउंड रेडिएशन की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 82% तक हैं, जबकि मैन मेड रेडिएशन सोर्सेज हैं वो 18% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मैन मेड 18% तक ये सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक में या ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑक्यूपेशनल फॉल आउट जो विद इन द एटमॉस्फेयर, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स और मेडिकल एक्सरेज, ये सबसे बड़ा सोर्स है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 58% ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। इसलिए जो हमें रेडिएशन जो ये इस तरह की थेरेपी होती है वो उसे कोशिश करना चाहिए कि कम से कम करें, यूज़ करें, और ये इसका ऑलमोस्ट जो है ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, दिस सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू द प्लांट ग्रोइंग ऑन कंटेमिनेटेड सॉइल एंड सम प्लांट्स में डाई एंड अदर में वीकन, और उनके सीड भी वीक हो सकते हैं। एंड इस प्लांट पोज सीरियस हेल्थ हैजर्ड, और ये कंटेमिनेट कर देंगे फूड को भी, और ये इस तरह से ये जो लैंड के अंदर ये रेडिएक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन होगी वो क्या होगी, वो फूड चेन के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। ऑन वाटर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वाटर बॉडी, डेफिनेटली इससे जो है वो फिश की डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे भी ये इसके जो मटेरियल का साइकिलिंग है वो भी इफ़ेक्ट होगी। डेफिनेटली ये फूड चेन जो इफ़ेक्ट होती है तो इसकी वजह से सारी की सारी मटेरियल की जो साइकिलिंग है वो इफ़ेक्ट होती है। सॉरी, ये टर्निंग लिमिटेड। इसमें अगर इसमें इश्यूज देखे जाए तो दैट इज़ स्किन इरिटेशन, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, चेंज इन द ब्लड कंपोजिशन, नाउजिया, अनीमिया, हेमोरेज, वॉमिटिंग, फैटीग, डायरिया, प्रीमेच्योर एजिंग,
ल्यूकीमिया, इसे जो सबसे पहले डिस्कवर किया था रेडिएशन पोल्यूशन को, वो आदमी जो ल्यूकीमिया से जो उसे उसकी डेथ हुई थी। लॉस ऑफ हेयर एंड नेल, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो एंड फंक्शनिंग, एंड कैंसर और जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो म्यूटेशन वगैरह, ये भी इसी से कॉज होती हैं। ये इसमें इफेक्ट दिखाया गया हाई सेंसिटिविटी को, ये रेड दिखाया गया कि यहाँ पे ये लंग्स एंड ब्रेस्ट स्टॉमिक इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। मॉडरेट सेंसिटिविटी को ये लाइट पिंक में दिखाया गया कि ये ब्रेन, लिम्फ टिश्यूज़ और ये थायराइड, ये एसोफेगस, इस तरह लो सेंसिटिव ये ब्लैक एरिया में दिखाएंगे कि बोन, स्प्लीन, किडनीज जो इससे जो है वो लेस इफेक्ट होती हैं। ये रेडिएशन जो थी ये ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। ये 4 स्टेप्स दिखे हुए हैं। सबसे पहले रेडिएशन स्प्लिट द मॉलिक्यूल्स ऑफ टिश्यू इनटू द आयंस इन द फ्री रेडिकल काजिंग म्यूटेशन बाय ब्रेकिंग DNA ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज द ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये सबसे पहले DNA को डैमेज करेगी। रेडिएशन इन द बोन मैरो में कॉज द ल्यूकीमिया, ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इसमें वाइट ब्लड सेल की, इसमें डेफिनेटली उससे प्रोटेक्शन नहीं हो सकेगी इससे। रेडिएशन में कॉज स्किन बर्न विच में लीड टू द स्किन कैंसर हो सकता है इससे। एंड रेडिएशन ऑफ द पेल्विक रीजन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज में कॉज डैमेज टू द फीटस, ये बेबी को भी डैमेज कर सकती है। तो ये इसमें 4 डिफरेंट लेवल के ऊपर इसके कंटेमिनेंट्स लिखे हुए हैं कि ये किस तरह से इसको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ये जो बात हुई थी कि सबसे पहले जिसने इसको डिस्कवर किया था नोबेल प्राइज़ विनर मैरी क्यूरी, उसकी भी जो डेथ हो गई थी इसी ल्यूकीमिया की वजह से। इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज नोटेड इन अर्ली 20th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 1909 के अंदर, व्हेन माइनर वर्किंग इन द यूरेनियम माइंस अफेक्टेड द स्किन बर्निंग, और कैंसर उनको हो गया था, वो माइनर जो यूरेनियम की माइनिंग में काम कर रहे थे। मेजर बायोकेमिकल इफेक्ट वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इन व्हेन द एटॉमिक बम हिट जापान इन वर्ल्ड वॉर II, एंड रेडियोएक्टिव डिजास्टर चेरनोबिल में हुआ था 1986 आई थिंक ये, एंड व्हेन द एटॉमिक पावर स्टेशन जो था USSR का, सोवियत यूनियन का, दैट मेट एन एक्सीडेंट। तो ये 4 मेजर इंसिडेंट लिखे हुए हैं जिससे जो है वो इसके डिफरेंट इफेक्ट का पता चला कि ये काफ़ी जो है वो हार्मफुल पोल्यूशन है। ये दिखाया गया यहाँ हिरोशिमा नागासाकी में जो सबसे बड़ा जो ह्यूमन हिस्ट्री का रेडिएशन से जो वो डैमेज हुआ, दैट इज़ इन अगस्त 1945 के अंदर। यहाँ पे 2 बम जो है वो ब्लास्ट हुए थे हिरोशिमा के ऊपर। द लिटिल बॉय वॉज ड्रॉप्ड इन 6 अगस्त 1945, ये लिटिल बॉय शक्ल में यहाँ पे दिखाया गया बॉटम पे, लेफ्ट बॉटम पे। और ये प्लूटोनियम एक्सप्लोजन टाइप बॉम्ब फैट मैन ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी 3 days लेटर 9 अगस्त में ये इसके ऊपर ड्रॉप किया गया था, दैट इज़ द फैट मैन। और इससे जो है वो ऑलमोस्ट 1,66,000 हिरोशिमा के अंदर और ऑलमोस्ट 80,000 पीपल जो हैं वो नागासाकी के अंदर डाए हुए थे। और इनमें से जो रफली फर्स्ट डे के अंदर ही जो है वो हाफ लोगों की डेथ हो गई थी। बाद में ये कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म अभी भी वहाँ पे इफेक्ट हैं, क्योंकि रेडिएशन के इफेक्ट अभी लास्ट हमने अभी आज ही की न्यूज़ शेयर की कि चेरनोबिल में जो इंसिडेंट हुआ था 86 के अंदर, वहाँ पे भी अभी तक जो है वो उससे लीकेज हो रही है, जिससे जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत से सिविलियन जो है वो डाए हुए हैं यहाँ पे। इसमें सेफ्टी मेजर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेफ्टी मेजर शुड बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, कंट्रोल करने की रेगुलर मॉनिटरिंग है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस थ्रू द फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग ऑफ द रिस्क एरिया, यहाँ पे सैम्पलिंग करनी चाहिए। एंड न्यूक्लियर डिवाइसेस शुड बी एक्सप्लोडेड अंडरग्राउंड, इनकी अगर टेस्टिंग करते हैं तो हमें ये अंडरग्राउंड करना चाहिए ताकि इसके रेडिएशन जो है वो फॉल आउट ना हो, एटमॉस्फेयर में न जाए। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप शुड बी मिनिमाइज्ड, अगर हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं तो भी ये मिनिमम होने चाहिए। इन न्यूक्लियर माइन वेट ड्रिलिंग करनी चाहिए ताकि ये रेडिएशन जो है वो इसी वाटर के अंदर अब्जॉर्ब होकर ग्राउंड के अंदर ड्रेनेज हो जाए इसकी। एंड न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडिएशन थेरेपी शुड बी अप्लाइड व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। अभी ये लास्ट में बात कर रहे थे कि ये एक्सरे से जो है ऑलमोस्ट 58% तक है, तो इसलिए हमें जो है वो इनकी जो एप्लीकेशन है वो एब्सोल्युटली जब नेसेसरी होगी तब उनको यूज़ करना चाहिए। एंड डिस्पोजिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस प्रॉपरली। तो ये वो कुछ मेजर्स हैं जिनसे हम इसको जो है वो इफ़ेक्ट को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट शुड बी बैन, अगर यूरेनियम दैट ये लिखे यहाँ पे नो यूरेनियम, नो वेस्ट, नो वेपन। यूज़ ऑफ हाई चिमनीज एंड वेंटिलेशन एट वर्किंग प्लेस,
सेफ्टी मेजर्स शुड बी स्ट्रेंथन अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो, इसको मिनिमाइज करना चाहिए। एंड कंटेमिनेटेड साइट्स कैन बी ट्रीटेड बाय विद द स्लज। ये स्लज को क्यों ट्रीट करेंगे, ये दो टर्म्स होती हैं, सेविज एंड स्लज, ये इसके बारे में डिस्कस हुआ था। जो हमारे पास ये वेस्ट से जो वाटर प्रोड्यूस होता है, इसमें दो चीज़ होती है, कि ये लिक्विड होता है तो उसको सेविज कहते हैं, और दूसरा उसमें हार्ड मटेरियल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको स्लज कहते हैं। तो हम इस स्लज से ट्रीट कैसे कर सकते हैं, स्लज के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो यूरेनियम को इनसॉल्युबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और जब ये इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा तो हम इसे ईजिली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हमें इन साइट्स को जो है वो स्लज से ट्रीट करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर शुड बी फॉलोड अगेंस्ट बैकग्राउंड रेडिएशन, जो अभी बैकग्राउंड रेडिएशन हैं उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। वी शुड स्टॉप लीकेज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, केयरलेस हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए ट्रांसपोर्ट और यूज़ जब कर रहे हैं रेडियो एक्टिव फ्यूल्स को, एंड फिशन प्रोडक्ट एंड द यूज़ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इनको हमें स्टॉप या मिनिमाइज़ करना चाहिए। ये लास्ट इसमें देखिएगा, ये कंट्रोल मेजर के लिए सबसे बड़े ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो हमें टाइम, लेस टाइम स्पेंट नियर द सोर्सेज, लेस रेडिएशन रिसीव्ड। अगर आप लेस टाइम स्पेंड करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से एवैक्यूएट हो जाए। जो आप एक्सरे या सिटी स्कैन के लिए भी जाते हैं तो वो देखें वहाँ पे वो बंदे को वो कहते हैं कि आप बाहर ठहर जाए, इसके जो अटेंडेंट होते हैं वो हर वक्त उसके साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रेडिएशन वाला जोन होता है वहाँ पे उसने एक तो वो ट्रायंगुलर जो साइन इंडिकेट किया होता है, और दूसरा वो कहता है कि आप लोग बाहर चले जाएँ क्योंकि आप जो है वो कम से कम टाइम विद इन दिस रेडिएशन जोन जो है वो गुजारें। सेकंड ग्रेटर प्रिंसिपल इसमें है डिस्टेंस, कि आप इस रेडिएशन का जो सोर्स है उससे डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, लेस रेडिएशन रिसीव्ड। और थर्ड इसका जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है दैट इज़ द शील्डिंग, एक ऐसी शील्ड यूज़ करें, ऐसी दीवार हो रास्ते में, एक ऐसा बैरियर हो जिसकी वजह से आप जो है उस रेडिएशन के सोर्स की जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं उससे बच जाएँ, और ये सोर्स जो है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और आप इससे सेव रहें। तो ये 3 बड़े प्रिंसिपल्स हैं रेडिएशन से बचने के। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।